तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अगला सवाल। जो आपका जो नया टॉपिक है वो नागरिकता से संबंधित है, यानी जो सिटीजनशिप है। और उसी पे आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, इसमें आपका जो आंसर होगा वो सही आंसर आपका होगा भाग 2, यानी ये वाला। अब इसमें से अगर थोड़ा सा डिटेल लेना चाहें तो हम लोग ये हो सकता है कि एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता की बात कही गई है, यानी सिटीजनशिप की, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आपको भी ये बताया गया कि इसका जिक्र कहाँ है, तो आपको बताया गया भाग 2 में, यानी पार्ट 2 में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका स्रोत क्या है, यानी जो नागरिकता संबंधी व्यवस्था हमारे संविधान में डाली गई है, तो हमारा संविधान ये कहता है कि भारत में केवल एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। आपसे सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो आपका जवाब होगा एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता का ब्रिटेन के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। एक अगली बात ये ध्यान रखें मित्रों की जो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान में नागरिकता के विषय में केवल ये बताने की कोशिश की गई है कि किन लोगों की पहचान भारत के नागरिक के रूप में की जाए और कौन से लोग भारत के नागरिक हैं और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन नागरिकता के ऊपर जो पूरा डिटेल दिया गया है वो उसमें ये व्यवस्था डाली गई है कि अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी जो उचित कानून है वो बनाए, यानी विधि का निर्माण करे। यानी अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि भारत की जो संसद है वही संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। ठीक है, यहां पे नागरिकता संबंधी जो पहला अपने यहां कानून बनाया गया उसको कहा जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी 1955 ये कानून बनाया गया 1955 में, भारत की संसद ने बनाया। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि भारत की संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए। संविधान में जो व्यवस्थाएं डाली गई मित्रों वो केवल नागरिकों की पहचान करने भर से संबंधित है। बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, यानी जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, वो हमारे इसी कानून में है जिसको भारत की संसद ने बनाया है। तो इतने फैक्ट आप याद रखें। एक, 5 से लेकर 11 तक इसका जिक्र है, भाग आपका 2 है। अगर आपसे स्रोत पूछा जा रहा है तो भारत में केवल चूंकि देश की नागरिकता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था डाली गई है, तो जो एकल नागरिकता है यानी सिंगल सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये इसका स्रोत हो गया। अब रही बात यह कि जो अनुच्छेद 11 है वो आपसे ये बताता है कि भारत की संसद जरूरत पड़ने पर नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो जो कानून बनाया गया है वो आपका कानून ये है। ये ध्यान रखें मित्रों कि इस कानून में समय समय पर कई बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले सवाल पे। पूछा गया कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो मित्रों, अपने यहाँ जो नागरिकता समाप्त होने की जो बात कही गई है, तो अगर उस समाप्त होने की बात करेंगे तो उसमें केवल ये दो व्यवस्था डाली गई है, उसमें ये व्यवस्था और ये व्यवस्था कहीं नहीं डाली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहला और जो दूसरा ऑप्शन है आपका ये राइट आंसर होगा। एक्चुअली आपसे सवाल केवल ये पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो उसमें ये दो महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। ये हैं, वैसे भी ये ध्यान में रखें, जैसे अगर मान लें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल जाए या देशद्रोही साबित हो जाए, या यूं कह लें कि जैसे मान लें भारत का किसी देश से युद्ध चल रहा हो और युद्ध के दौरान सरकार को ये पता चले कि फला आदमी ने, जो हमारा शत्रु देश है,
उससे जाके उसने कोई मतलब समझौता किया है या उसने उसको उस शत्रु देश को ले जाके भारत की गोपनीय सूचनाओं को दिया है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो उसमें जो आपका राइट आंसर है वो केवल 1 और 2 सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है, यानी नागरिकता से संबंधित निकाय कौन कानून कौन बनाएगा। तो मित्रों ये है, ये बात कहां पे लिखी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में। संविधान के अनुच्छेद 11 में यानी 11 में ये बात कही गई है कि संसद उचित विधि बनाएगी किसके ऊपर, नागरिकता के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें एक दिया गया है जन्म के द्वारा, सही है। आनुवंशिकता के द्वारा, ये भी सही है, जिसको आप वंशानुक्रम कहते हैं। पंजीयन के द्वारा, ये भी सही है। लेकिन जो अनुरोध के द्वारा दिया गया है यानी जो चौथा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें 1, 2 और 3, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें राइट आंसर होगा आपका बी, ये वाला। यानी मित्रों इसमें आपसे सवाल केवल इतना पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीकों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, बाकी तरीकों का जिक्र भी हम आपसे आगे करते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, वो मित्रों आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, ये अमेरिका लिखा गया है। मित्रों अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था डाली गई है, यानी डबल सिटीजनशिप है। और ये जो दोनों दोहरी नागरिकता डाली गई है, यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि वहां पे ये रखा गया है कि वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिकता ली जाती है और राज्य स्तर पर भी नागरिकता ली जाती है, यानी स्टेट लेवल पर। इसीलिए वहां पे दोहरी नागरिकता की बात की गई है। भारत में जो है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता ली जाती है। जैसे जब हम लोगों से पूछा जाता है कि हमारी नागरिकता क्या है, तो हम लोग लिखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर आपका होगा इसमें डी। पूछा गया भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किन चीजों पे। तो आपसे पूछा जा रहा है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, वित्त के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसमें मित्रों सही ऑप्शन ये है। देखें है क्या, इसका थोड़ा सा डिटेल ले लें। अनुच्छेद 19 में हम लोगों को कुल मिला के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली, फ्रीडम से मिली है। उसी में से एक स्वतंत्रता आपकी है जिसको बोला जाता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, बाकी जैसे लिखा गया है वित्त के, ये जो है ये अनुच्छेद 14 है। ये जो आपसे पूछा गया है ये वाला, ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 21। जो आपका ये अनुच्छेद है ये 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अब अगर आप अपना मौलिक अधिकार उठा के पढ़ें तो जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है उसका जिक्र अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें मित्रों ये ध्यान में रखें कि इसमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक होते हैं उनको भी प्राप्त होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विदेशी नागरिकों को भी जो अधिकार मिला हुआ है वो कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 है। फिर अगर आप इसके बाद पढ़ते हैं तो सीधे आप आ जाते हैं 20 पे, फिर आप पढ़ते हैं 21, फिर आप पढ़ते हैं 21A, फिर आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, फिर आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। यानी ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता है। इसमें अपराधी व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है, इसमें जीने का अधिकार है, इसमें शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, इस तरीके के बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। 22 में गिरफ्तारी के इसमें कुछ अपराधियों के अधिकार हैं, इसमें गिरफ्तारियों के नियम दिए गए हैं। 23 और जो 24 है, ये आप जानते हैं कि 23 और 24 जो अनुच्छेद हैं, इन दोनों अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का विरोध किया गया है यानी फोर्स्ड लेबर का, और 24 में चाइल्ड लेबर की बात की गई है। 25 से लेकर 28 तक आपको स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये जो पहला वाला ऑप्शन है यानी जो अनुच्छेद 19 है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा पहला। अब हम लोग चलते अगले सवाल पे।
पूछा गया भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। जो अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलती है वो हमने आपको पहले से बताया था कि वो ब्रिटेन या कह लें इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे आपने लिखा है इसमें यूएसए, तो यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। तो उसका सवाल है मित्रों 1955। हमने आपसे कहा था कि जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो नागरिकता के ऊपर उचित विधि का निर्माण करे या उचित विधि बनाए। तो संसद ने जो कानून पास किया है उसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955। ये जो नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया है, इस कानून में समय समय पर कई संशोधन किया गया है। आपसे जो ये सवाल चूंकि बना था चूंकि अधिनियम बनाया गया था 1955 में, तो इसका मतलब हुआ, राइट आंसर हुआ 1955। अब हम लोग चलते आगे। पूछा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, उसमें से कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जैसे इसमें क्या दिया गया, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, जिसमें लिखा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर संसद, जैसे लिखा गया कि संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार मित्रों है क्या, कि ये राजनीतिक अधिकार है, ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। फिर जैसे लिखा गया अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जो पूछा गया कि भारत के नागरिकों को वह अधिकार प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये ध्यान रखें मित्रों कि अभी हमने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, उनके साथ साथ जिनको छोड़ के जो बाकी मौलिक अधिकार बचते हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकार जो होते हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि 9वें में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए। सवाल थोड़ा दिलचस्प है मित्रों। देखें, पूछा गया नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए, तो उसका जवाब है 1949। इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। अब अगर ये डेट अगर आपको याद आ रहा है तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें। वो पहली बात ये कि जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था पूरी तरीके से, तो डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये ध्यान में रखें। जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तो उसमें जितने भी अनुच्छेद थे उसमें 3 प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। प्रावधान यानी प्रोविजन। तो आप सोचें कि कौन कौन से हैं, तो उसमें पहले क्या था, जो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान थे यानी इलेक्शन। और इलेक्शन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। निर्वाचन कौन कराएगा, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। जो नागरिकता के संबंध, अब चूंकि चुनाव कराना था भारत में, तो इसका मतलब हुआ चुनाव में कौन से लोग शामिल होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे। तो इसीलिए नागरिकता संबंधी प्रावधान भी लागू करने पड़ गए। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसका अनुच्छेद क्या है, 5 से लेके 11। और इसके बाद जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसको कानूनी मान्यता प्रदान करना था। तो यही 3 प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए थे। क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या है, तो उसका जवाब क्या है, 1949। आप मित्रों ये जानते हैं कि इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, इस डेट में पूरा संविधान लागू नहीं किया गया, केवल यही 3 व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी बस। जो बाकी जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसी डेट को हम लोग किस डेट के रूप में मनाते हैं, कि भारत का संविधान अंगीकार किया गया। अंगीकार मतलब स्वीकार करना, अंगीकार किया गया।
भारत का संविधान अंगीकार किया गया, इसको कहा जाता है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, यानी अंगीकार या स्वीकार करने की तिथि। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 1949। आपका अगला सवाल है पूछा गया कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये क्या पूछा जा रहा है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपर्युक्त सभी। मित्रों, इसमें आपका राइट आंसर यही होगा, ये वाला। पूछा क्या जा रहा है? नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते, शर्त केवल इतनी होती है, चुनाव चल रहा हो, इमरजेंसी की घोषणा हुई हो, इमरजेंसी लगेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपातकाल के लिए अनुच्छेद आप क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 352। तो आप कहते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में, तो दो स्थितियों में लगाया जाता है। एक युद्ध या बाह्य आक्रमण है, युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी वार आर एक्सटर्नल अटैक, और दूसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, इन्हीं दो आधारों पे इमरजेंसी लगती है। जैसे युद्ध चल रहा है, निर्वाचन यानी चुनाव का दौर चल रहा है, इमरजेंसी लगी हो, तो किसी भी आदमी की सिटीजनशिप को समाप्त नहीं किया जाता है। इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका डी। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसका आपका आंसर होगा मित्रों, जैसे पूछा गया त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। जैसे मूल प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कब समाप्त होती है। इन तीनों स्थितियों में समाप्त हो जाती है। जैसे आप अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दें, लेकिन मित्रों ये ध्यान में रखें कि जो व्यक्ति त्यागेगा वो अच्छा नाबालिग नहीं होगा, पूरी तरीके से वयस्क होगा, और उसको इस बात की विधिवत घोषणा करनी पड़ेगी कि वह भारत की नागरिकता का त्याग कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखें, जैसे ही कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, वैसे ही उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे पूछा गया वंचित किए जाने पर, तो वंचन करने का मतलब क्या हुआ कि ये काम सरकार खुद करेगी। जैसे अगर मान ली कोई आदमी देशद्रोह का वो दोषी पाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार चाहे तो उसके जो भारत की नागरिकता है उसको समाप्त कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका राइट आंसर ये होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया कि ऐसे सभी व्यक्ति जो डेट दी गई है या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो मित्रों उसकी डेट होती है 26 जनवरी 1950। यानी ये डेट कौन सी है? संविधान के प्रवर्तन की तारीख है। संविधान के प्रवर्तन की तिथि है। प्रवर्तन की तिथि का मतलब जब भारत में संपूर्ण संविधान यानी पूरा संविधान लागू कर दिया गया था। 1949 में पूरा संविधान नहीं, संविधान के केवल 3 प्रावधान लागू किए गए थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? मित्रों उसका जवाब है 7 वर्ष। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान में रखें, अगर किसी आदमी का 7 साल तक यानी लगातार 7 साल तक 7 ईयर अगर उसके अस्तित्व का आता पता ना हो, तो मित्रों केवल नागरिकता ही नहीं, जीवन को ही समाप्त मान लिया जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है या समाप्त मान लिया जाता है। केवल बात नागरिकता की नहीं है, बिल्कुल इसको आप इस तरीके से समझें। जैसे मान लें अगर कोई आदमी अपने घर से भाग गया और 7 साल या 7 साल से ज्यादा समय तक वो अपने घर से अगर वो मतलब लापता रहा, उसका कोई अता पता नहीं है, तो 7 साल के बाद ही उस व्यक्ति के नाम से जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जा सकती है, उसके पहले नहीं। तब तक ये माना जाता है कि वो आदमी जिंदा है, अभी वो मृत घोषित नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 7 साल, यानी ऑप्शन सी। आगे आपसे पूछा जा रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन जो दिया गया है, जैसे दिया गया बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा
सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। मित्रों, उसका राइट आंसर ये है। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, उसमें कई बार संशोधन किया गया है। उसमें एक संशोधन हुआ था 2019 में, अगर आपको याद आ रहा हो तो उसी पीरियड में 2 कानून लाए जाने की बात की जा रही थी। जो अपने यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने कहा था हम एक कानून लेके आएंगे CAA, और एक और बात उस समय हो रही थी जिसको बोला जाता है NRC। एक है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, दूसरा है NRC यानी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप कहा जाता है। तो जब ये कानून लागू करने की बात हो रही थी तो आपने देखा होगा उस समय उसका काफी विरोध किया जा रहा था। एक्चुअली इस कानून को बनाने के पीछे सरकार की मंशा केवल ये थी कि ये जो 3 देश लिखे गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश बना है। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पे जब कभी माइनॉरिटी क्लास यानी अल्पसंख्यक की बात आती है तो वहां पे जैसे हिंदू हैं या बौद्ध धर्म है या सिख हैं, ये सारे लोग अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी क्लास में लिए जाते हैं। तो कई बार इन देशों में धर्मांतरण की समस्या दिखाई देती है। माना यह जा रहा है कि अगर आप जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अगर आप देखेंगे उन आंकड़ों को, तो इन तीनों देशों में पहले जितना हिंदुओं की संख्या थी या सिखों की संख्या थी, आज़ादी के समय आप कह लें, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था या जब बांग्लादेश बना था, तो वहाँ पे जितनी प्रतिशत पॉपुलेशन पहले हिंदुओं की थी या सिखों की थी, अब उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं रह गई है। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना ये जो लोग हैं, चूंकि जो भारत से ही लोग हैं वही पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश बना हुआ है और इसी तरीके से अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनके धर्मांतरण को रोका जाए और उनको भारत बुला लिया जाए। उसी से संबंधित कानून है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, यानी क्या है, इनको उत्पीड़न से बचाया जाए, इनका जो टॉर्चर किया जा रहा है, और इनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाए। अब लोग चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। पूछा गया किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। अब आपसे क्या पूछा गया, बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। मित्रों, ये भी है, नागरिकता चली जाएगी। लेकिन ये जो पूछा गया है ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 3 और 4 यानी आपका राइट आंसर ये होगा। मतलब क्या हुआ, नागरिकता खत्म हो जाएगी। कब खत्म होगी, जब अगर जैसे हमने आपसे कहा कि भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले ले, अपने आप उसकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाती है। जैसे आपसे क्या बताया गया कि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि आपने जो भारत की नागरिकता ली है वो छलपूर्वक ली गई है। मित्रों, ये समस्या भारत के का जो पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है वहाँ पे अक्सर ये समस्या दिखाई देती है। और जो तीसरा आपको भी बताया गया, इसके विषय में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि किसी देश से हमारा युद्ध चल रहा है और जो शत्रु देश है, अगर आप वहाँ पे जाके उसकी आप सहायता करते हैं तो इसको भारत ये माना जाएगा कि आपने देशद्रोह किया है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता को सरकार समाप्त कर सकती है। इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसमें आपका 1, 3, 4। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, ये वाला। ये देखिए मित्रों, ये गलती से यहाँ पे भी आ गया है, बी यहाँ पे लिखा गया है। तो राइट आंसर हुआ आपका 1, 3 और 4। अब लोग हम चलते हैं आगे। पूछा गया कि नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो संविधान के भाग 2 में हमने आपको बताया कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात की गई है और ये सारी बातें नागरिकता से ही संबंधित हैं। लेकिन हमने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही हमने आपको बताया था कि जो संविधान में यानी मूल संविधान में जो नागरिकता से संबंधित व्यवस्था 5 से लेकर 11 तक की गई है, उसमें केवल इसकी चर्चा की गई है कि नागरिकों की पहचान की जाए, यानी उन नागरिकों की पहचान की जाए जिनकी नागरिकता भारत की है या जो भारत के नागरिक नहीं है। नागरिकता से संबंधित जो डिटेल में पूरी जानकारी रखी गई है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, यानी 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमने आपको पहले से बताया था कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बना और इस कानून में कई बार संशोधन किया गया। जैसे अभी आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया गया था कि 2019 में संशोधन किया गया और ये कोशिश की गई कि जो 3 देशों में, खास करके 3 देशों में, जैसे उसमें आपने पढ़ा कि जैसे अफगानिस्तान है,
पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उस अल्पसंख्यक समुदाय में कुल मिला के लगभग 6 लोग शामिल हैं। उसमें जैसे हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल है, जैन भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। इस तरीके से कुल मिला के 6 लोगों को, यानी 6 कम्युनिटी को शामिल किया गया है। तो इसका पूरा जो जिक्र किया गया है ये इसी 1955 के कानून में किया गया है। आगे आपसे पूछा गया कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर मित्रों ये है डी, जन्म से भी मिलती है, वंशानुक्रम से भी मिलती है और देशीकरण से भी मिलती है। ठीक है, इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा मतलब ऑप्शन डी। अगला सवाल आपका है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये भी शर्त है उसकी, ये भी उसकी शर्त है, ये भी उसकी शर्त है, लेकिन संपत्ति धारण को या संपत्ति स्वामित्व को नागरिकता पाने का की शर्त नहीं मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका राइट आंसर ये होगा, इस आधार पर किसी को नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, उसमें एक कारण हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसका आंसर ये है। जैसे ही भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा, वैसे ही उसके भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ये होगा। बाकी जैसे ये बात है, इन स्थितियों में भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है, पूछा गया है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। मित्रों, उसका जवाब हमने आपको पहले से दे दिया था कि देशद्रोह की स्थिति में अगर किसी आदमी के ऊपर अपराध का आरोप न लगा हो, अपराध सिद्ध हो गया है, इस पे थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है अपराध सिद्ध होने पर। अगर मान ले ये लिखा जाता अपराध का आरोप लगने पर, तो केवल आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। यहाँ पे पूछा गया अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो देशद्रोही माना जाएगा। और सिद्ध कौन करेगा? अदालत करेगी साक्ष्यों के आधार पर। तो राइट आंसर उसका होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो व्यवस्था डाली गई है, उसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका मित्रों जवाब होगा अनुच्छेद सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये ध्यान में रखें, जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के का जो आधार था वो आप जानते हैं कुछ सांप्रदायिक आधार था। तो उस बीच में ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे जो भारतीय वो हिंदू थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान में ये रह रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि हम वहाँ पे असुरक्षित हैं, तो पाकिस्तान छोड़ के भारत आ रहे थे। एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या थी कि जो मुस्लिम्स भारत में रह रहे थे उनको ये लग रहा था कि चूंकि भारत में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, हिंदू बहुसंख्यक है, तो यहाँ पे हमको हो सकता है टॉर्चर किया जाए, तो वो भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन ये कि पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन ये कि भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये सवाल आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी, तो इसका जो जिक्र किया गया है वो आपका अनुच्छेद है 9, यानी इसी अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था डाली गई है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। वो मित्रों ये नागरिकता किसको मिलेगी? जब आप किसी देश के नागरिक होंगे, जब किसी राज्य की सदस्यता होगी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। पूछा गया देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 24 में से आपका जो ये आंसर होगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो यह राइट आंसर है। इसका थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए मित्रों, हुआ ये था कि जब भारत का जो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाया गया है, जिसको आप कहते हैं नागरिकता
नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, तो इस 1955 के नियम में संशोधन किया गया। ये संशोधन हुआ किया गया था एक बार 1986 में, फिर इसमें एक बार संशोधन किया गया 1992 में। अब इसमें होता ये है कि इसमें एक व्यवस्था ये डाली गई थी कि जैसे मान ले कोई विदेशी पुरुष भारत आया, यानी विदेशी पुरुष भारत आया, ठीक है, यानी यूं कह ले कि विदेशी नागरिकता प्राप्त पुरुष भारत आया और भारत की कोई अविवाहित महिला है, अविवाहित महिला है, भारतीय महिला है, यह भारत की नागरिकता प्राप्त महिला है। अब आप जरा सोचे कि अगर मान ले ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और कोई बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे की नागरिकता क्या मानी जाए? ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई जा रही है कि जैसे मान ली कोई भारतीय पुरुष है, भारतीय पुरुष है और कोई विदेशी महिला है, ठीक है, अगर मान ली ये दोनों संपर्क में आते हैं, विदेशी महिला मतलब वो अविवाहित है, अगर ये दोनों संपर्क में आते हैं और कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी नागरिकता क्या मानी जाए? जब कुछ ऐसी परिस्थितियां भारत में बनने लगी तो इन्हीं 2 सालों में उसमें इस कानून में संशोधन किया गया। तो उसी में एक व्यवस्था डाली गई थी कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर तो ये एक उसका एक तरीका होता है नागरिकता पाने का। अब चलते अगले सवाल पे। पूछा गया भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म के द्वारा मिल सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा मिल सकती है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जरा याद करें, जैसे असम का भारत में विलय किया गया, तो जब असम का भारत में विलय किया गया तो जो असम के जो लोग थे, वहां पे जो रहने वाले लोग थे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। फिर जैसे पूछा गया देशीकरण, इसमें भी नागरिकता मिलती है, इसमें भी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारतीय बैंक में भारत पैसा जमा कर देने पे किसी आदमी को नागरिकता नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट आंसर आपका होगा बी। अब चलते हैं हम लोग आगे। पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? इस अनुच्छेद के विषय में हम आपको पहले से बता दिए थे, वो मित्रों अनुच्छेद है 11, यानी अनुच्छेद 11 ये शक्ति प्रदान करता है संसद को कि वो नागरिकता के ऊपर उचित विधि बनाए। जैसे भारतीय नागरिकता कानून 1955 बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? मित्रों इसका जवाब हमने पहले भी आपको दिया था, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। भारत में देश की नागरिकता रखी गई है। अब जैसे अगर हमने आपसे कहा कि ना कि दोहरी नागरिकता की अगर आप बात करेंगे तो दोहरी नागरिकता जैसे अमेरिका में, वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिकता यानी सिटीजनशिप ली जाती है और राज्य की भी नागरिकता आपको अलग से लेनी पड़ती है। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो मित्रों उसका जवाब ये है अनुच्छेद 5 से 11, और आपको पहले से हमने बताया था इसका जो भाग है यानी जो पार्ट है वो 2 है। और अगर मान लें आपसे बाय द वे स्रोत पूछा जा रहा है, तो जो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है, ये हमने आपको पहले से बताया था, ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे।